नमस्कार, मैं वर्षा अग्रवाल संवाद इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी खास मुलाकात गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री अनिल कुमार बाजपेयी जी से करवाने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके ये पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कैसे हुई सर? नहीं, एक्चुअली मैं काफ़ी करीब 20 साल पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था और कांग्रेस पार्टी में मैं प्रदेश में मंत्री भी रहा हूँ मैं। उसके बाद हम लोगों ने 2005 में आई वाज गोइंग टू होम टाउन, अपने मैं क्षेत्र में जा रहा था तो मेरा काफ़ी मेजर एक्सीडेंट हो गया था एंड मेरी गाड़ी में 5 लोग थे, 3 लोगों की गाड़ी में डेथ हो गई और हम 2 लोग गाड़ी में जिंदा बच गए। तो उसके बाद जब मैं बेड पे था और मैं डिसेबल्ड हो गया तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं पब्लिक के लिए और अच्छा काम किया जाए। तो हम लोगों ने एक छोटी सी मैंने एक RW बनाई गांधीनगर में, रघुवरपुरा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पर, और हमने उसमें काफ़ी रचनात्मक काम किए हमने, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना, लोगों की पेंशन बनवाना, लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना। और उसके बाद मुझे RWA फेडरेशन का प्रेसिडेंट चुना गया मैं। अच्छा। और उस समय चुनने के बाद हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, जैसे धोला कुआं का फ्लाईओवर खोलना है, और उसके बाद उस समय शीला दीक्षित जी की सरकार थी और बस से काफ़ी एक्सीडेंट होते थे, ब्लू किलर लाइन लोग बोलते थे, उसके खिलाफ एजिटेशन करना। और हमने बिजली का सबसे पहले मुद्दा हमारी फेडरेशन ने और मैंने ही उठाया, क्योंकि उस समय क्या था कि नई दिल्ली के अंदर बिजली में टैरिफ के जो दाम थे वो बढ़े हुए थे, कम थे और बाकी दिल्ली में ज़्यादा थे। तो हम लोगों ने शीला जी से कहा कि दिल्ली के लोगों को आप 2 जगह क्यों विभाजित करना चाहती हैं, और नई दिल्ली में इसलिए कि आप रहती हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं, मिनिस्टर्स, मेंबर पार्लियामेंट, सारे VIPs लोग रहते हैं, और बाकी जो दिल्ली के लोग हैं उनमें जो फ़र्क है टैरिफ का, वो फ़र्क क्यों है। उस पर हमारा काफ़ी उनसे विवाद हो गया। उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया और मैं RWA के बैनर के नीचे मैंने काम किया है काफ़ी वहाँ पर। और DRC के अंदर बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर वहाँ पर एक बार मीटिंग हमारी हो रही थी, तो मैंने फिर वो RWA की तरफ से मैं इन्वाइटी था, तो मैंने उसमें काफ़ी प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने पे वो पूरी DRC की मीटिंग डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद वो विजय गोयल जी मंत्री थे, वो वहाँ आ गए, अरविंद केजरीवाल जी आ गए। तो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात मेरी उसी दौरान हुई। तो उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस में रहे हैं, सब कुछ रहे हैं और आप आवाज़ उठा रहे हैं, एक बार हमसे मिलिएगा। तो मैं खैर उनसे नहीं मिला, लेकिन वो भी उस मुद्दे को हाईजैक करने के लिए आए थे। उसके बाद जब ये अन्ना हजारे आंदोलन शुरू हुआ तो मैं भी उसके अंदर साथ था, और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल ने एक दिन मुझे बुलाया, बोले नहीं जी, हम चाहते हैं कि हमने एक पार्टी बनाई है और उस पार्टी में आप शामिल हों। और मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ और 2013 में मैं अन्ना हजारे जी के आंदोलन और अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर मैं पार्टी में शामिल हो गया था। 13 में मैं चुनाव लड़ा यहाँ से विधानसभा का और मैं हार गया। उसके बाद 15 में मैं चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी की टिकट पे, तो मैं भारी बहुमत से यहाँ जीत कर आया। 2019 में मंदिर में मस्जिद में इमामों को लेकर बात से मेरा उनसे टकराव हो गया, तो लिहाजा मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। और 2019 में 3 मई को मैंने माननीय अरुण जेटली जी के नेतृत्व में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 2020 में मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा। आज मैं गांधीनगर से दूसरी बार मैं इस क्षेत्र से विधायक हूँ। धन्यवाद सर, आपने अपना इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दिया। सर, आपका वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा रहा है सर। आपने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ भी काम किया है, आपने कांग्रेस के साथ भी किया है, अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कर रहे हैं। तो आप ओवरऑल एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे सर आपका कि जब आप आम आदमी पार्टी के साथ थे और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो दोनों के अंदर आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिले सर? देखिए, बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति का संकल्प बहुत ज़रूरी होता है। मैं आम आदमी पार्टी में था, गांधीनगर में 10 साल यहाँ से
अरविंदर सिंह डबली मंत्री रहे और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं किया। मतलब जब से गांधीनगर बना है तब से यहाँ तक कोई सरकारी डिस्पेंसरी नहीं थी है। मैं दिल्ली की पहली पोलो क्लिनिक कांतीनगर में लाया। आप जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ 8 डॉक्टर्स वहाँ बैठ रहे हैं। रोज़ 1500 से 2000 लोग आते हैं। आप कह सकते हैं उसको मिनी हॉस्पिटल की संज्ञा दे सकते हैं। वृद्धा आश्रम जो 1994 में जिसकी आधारशिला रखी गई थी और वो बन के तैयार नहीं हुआ आज तक, मतलब कुछ हुआ ही नहीं उसमें। मैंने आज वो वृद्धा आश्रम कांतीनगर में बनवा के तैयार कर दिया है। बुलंद मस्जिद हमारा एक एरिया है जहाँ हमने 4 मंजिल डिस्पेंसरी बना के तैयार कर दी है और उसको अगले 2 महीने में वो चालू हो जाएगी। उसके बाद जितनी हमारी सड़कें थी हमने वो सारी सड़कें बनवाई यहाँ पे। हमारे पार्कों में बेंचेस नहीं थी, वो हमने सारे पार्कों में बेंचेस लगवाई और सीनियर सिटीजन्स के बैठने के लिए चौतरे हम लोगों ने बनवाए। अभी सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में बहुत विधायकों के यहाँ नहीं लगे हैं। हमारे 8 विधायक बीजेपी के हैं, हम सब लोग, शायद विधायकों के यहाँ नहीं लगे, लेकिन मैंने अपने यहाँ 1983 कैमरे लगवा दिए सीसीटीवी, 10 वाईफाई हमने लगवा दिए जो आप कभी भी आप देख सकते हैं। गांधीनगर में पीएनजी की गैस पाइपलाइन नहीं पड़ी थी। मैं माननीय हरदीप पुरी जी से मिला और मैंने वो गैस पाइपलाइन यहाँ पर शुरू कराई। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में फ़र्क इतना है कि बीजेपी के लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल लोग हैं। जैसे मैंने पीएनजी गैस पाइपलाइन के लिए कहा हरदीप पुरी जी से, उन्होंने तुरंत ओके कर दिया। मेरे सामने चेयरमैन को 20 मिनट में बुलाया और बोले गांधीनगर में गैस पाइपलाइन पड़नी चाहिए। हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन पड़ने का काम शुरू हो गया। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज आम आदमी पार्टी हमारे विधायकों को काम नहीं करने दे रही है। हमारा फंड जो है वो रोक दिया जाता है। जो मुख्यमंत्री योजना का काम है वो रोक दिया जाता है। मेरा मानना ये है कि राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। मान लो हम विधायक हैं, 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, 8 हम बीजेपी के हैं, तो जो चीज़ उन 62 विधायकों को मिलनी चाहिए वो हम 8 को भी मिलनी चाहिए। लेकिन वो जो कहीं ना कहीं दुभाती होती है या दोहरा चरित्र जो सामने आता है पॉलिटिक्स में, वो नहीं होनी चाहिए। मान लो मैं बीजेपी से विधायक हूँ, मेरे पास कांग्रेस के लोग भी आते हैं, मेरे पास आम आदमी पार्टी के भी लोग आते हैं, मेरे पास अदर्स पार्टी के भी लोग आते हैं कि मेरा ये काम है सर, मेरा ये काम करा दीजिए। हमने कभी नहीं मना किया, क्योंकि व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद वो जनता का होता है, जिस जनता ने उसको वोट दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं ये कमी जरूर है जो मुझे देखने में आई है। सर, जैसे आपने ना स्वास्थ्य को लेकर बताया कि आपने अपने यहाँ पे मिनी हॉस्पिटल्स बनाए हैं, लेकिन जैसे कार्यप्रणाली के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपने एक अपनी बात रखी हमारे सामने कि बीजेपी में भी आपने काम किया, आपने कांग्रेस में भी काम किया है, तो बीजेपी के लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं काम करने में, बट आम आदमी पार्टी उतना प्रैक्टिकल नहीं है। बट वहीं पे अगर हम बात करते हैं, आपने जैसे मिनी हॉस्पिटल्स बनवाए हैं और आम आदमी पार्टी ने जगह जगह पे मोहल्ला क्लिनिक्स बनवाए हैं, तो सर हमने देखा है कि मोहल्ला क्लिनिक्स में भी काफ़ी उसके मतलब कि पेशेंट्स वहाँ जा रहे हैं, उनको हर तरह का वहाँ पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं सर ट्रीटमेंट को लेके, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, मैं आम आदमी पार्टी में आई वाज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ, हाँ जी, मैं संसदीय सचिव भी रहा हूँ मैं, और पूरी दिल्ली का हेल्थ का काम मैं देखता था। इवन जो उस समय आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर सतेंद्र जैन जी जो अब जेल में हैं, उनके ऑफिस में भी कोई आदमी जाता था तो वहाँ से भी रिकमेंडेशन होकर मेरे पास ही आता था। तो हेल्थ में हमने बहुत अच्छी कोशिश की है और मेरे यहाँ 9 मोहल्ला क्लिनिक मेरे यहाँ खुली हैं। नो डाउट इसमें के अंदर कि मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को नहीं देखा जाता है, लेकिन जो अरविंद जी ने कहा कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में खोली जाएंगी, आज 300-350 मोहल्ला क्लिनिक खुली है। उन्होंने कहा कि 100 पालो क्लिनिक खोली जाएंगी जो आज तक नहीं खोली गई। और आज मोहल्ला क्लिनिक्स में अगर आप जाके देखिए तो लोगों की टेस्टिंग बंद हो गई है। वो कहते थे 120 टेस्ट होंगे, आज मोहल्ला क्लिनिक में 120 टेस्ट नहीं हो रहे हैं, टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। कई मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ डबल शिफ्ट में भी हैं, वहाँ भी ये नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है। इवन डायबिटीज़ आजकल कॉमन बीमारी है, और अगर आप मोहल्ला क्लिनिक में जाएं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास डायबिटीज़ के लिए टैबलेट नहीं है, हमारे पास मेटफॉर्मिन नहीं है, हमारे पास बीपी की गोली हमारे पास नहीं है।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए और जो 2015 में थोड़े दिन किए, आज वो अपने पद से कहीं ना कहीं भटक गए हैं। और ये मोहल्ला क्लिनिक खोली इसलिए गई थी, ये कंसेप्ट था उनका, क्योंकि मैं भी उस समय भागीदार था। कंसेप्ट ये था कि सरकारी अस्पतालों में ज़्यादा भीड़ ना हो, कि पहले मरीज़ अगर किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, तो वो डायरेक्ट LNJP, डायरेक्ट GTB ना जाकर वो पहले मोहल्ला क्लिनिक में जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक के बाद फिर वो पॉलीक्लिनिक में जाएगा, और पॉलीक्लिनिक के बाद फिर वो बड़े हॉस्पिटल में जाएगा। तो इससे ये होता है कि बड़े हॉस्पिटल में जाने का रस कम हो जाता है। लेकिन जब प्राइमरी हेल्थ जो सुविधा है वो प्राइमरी स्तर पर भी अगर नहीं मिलेगी तो नेचुरली बड़े अस्पतालों में भीड़ बढ़ेगी। और जिस मोहल्ला क्लिनिक को अच्छा करने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था, मैं समझता हूँ आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। कई मोहल्ला क्लिनिक पे तो अखबार में भी मैंने पढ़ा है कि उनमें गाय बंधी हुई हैं, कई मोहल्ला क्लिनिक में जानवर बंधे हुए हैं, और कई मोहल्ला क्लिनिक में, एक मोहल्ला क्लिनिक और है हमारे नियर बाई, मैं विधानसभा का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन आपको मैं ले चल के दिखा सकता हूँ कि वो मोहल्ला क्लिनिक आपको लगेगा जब आप जाएंगे तो खुली हुई है, लेकिन वो मोहल्ला क्लिनिक बंद है। तो अगर ये चीज़ है तो वो गलत है, दिस इज द वेस्टेज ऑफ मनी, और ये पब्लिक को, जनता को गुमराह करने वाली बात है। और अगर आपने अच्छा सिस्टम अगर दिया है तो उसको आपको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, ये मेरा मानना है। सर, जैसे आपने बताया कि मोहल्ला क्लिनिक में प्रॉपर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, और आपने जो अपने क्षेत्र के अंदर मिनी हॉस्पिटल बनाए हैं, तो ये मोहल्ला क्लिनिक को आपके मिनी हॉस्पिटल को मोहल्ला क्लिनिक से कैसे अलग कर देते हैं, कि आप ऐसी क्या फैसिलिटीज़ यहाँ की जनता को प्रोवाइड कर रहे हैं जो ये मोहल्ला आम आदमी पार्टी का जो मोहल्ला क्लिनिक है उससे अलग बनाती हैं इसको? देखिए, हमने जैसे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, वो दांतों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मैं जिस दिन से विधायक बना, मैंने एक गाड़ी परमानेंट जो है वो पॉलीक्लिनिक में खड़ी कराई, और लोग अपने दांत को फिटिंग कराने के लिए, चेक कराने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ आराम से गाड़ी है, उसमें एक डेंटिस्ट बैठा हुआ है, लोगों का इलाज कर रहा है। इसी तरीके से हमने IPH एक संस्था है, उसके द्वारा हम लोग डिसेबल्ड लोगों के लिए कैंप लगाते हैं। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर है गवर्नमेंट का, उसमें हम लोगों को कृत्रिम पैर हैं वो हम लोगों को देते हैं। जो सीनियर सिटीजन हैं जिनके पास चलने के लिए स्टिक नहीं होती है, कई बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि जो बेचारे जिनके पास छड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। जो डिसेबल्ड लोग हैं, क्योंकि आई एम आल्सो 68% डिसेबल्ड, तो जो लोग डिसेबल्ड लोग हैं उनको हेयर एड्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और उनका कृत्रिम पैर बनवाते हैं। तो हमारा जैसे भारत विकास परिषद है, IPH है, ऐसे हमारा कई संस्थाओं से, जब मैं RW में था तो मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ था। तो उन सारी संस्थाओं के से जुड़े होने के कारण मुझे ये फ़ायदा होता है कि अपने इलाके में हम कैंप लगवाते रहते हैं। हेल्थ चेकअप कैंप हमारा महीने में एक बार चलता है। लोगों को चश्मे हम लोग वितरित कराते हैं। जिन लोगों के पास मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं, हम भारत विकास परिषद के द्वारा मिलकर फ्री ऑफ कास्ट उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं, जिनमें हमारी गाड़ी आती है और मरीज़ को वहीं छोड़ कर जाती है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी विधानसभा में शुरू करा रखी है, और मैं समझता हूँ कि जनता का काफ़ी मोटिवेशन भी इसमें होता है और आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि मेरा मानना है कि असली सेवा वो है कि जिसमें आपको आशीर्वाद मिले, दिखावा ना हो। और बहुत से काम ऐसे होते हैं जो मैं कभी दिखावे के लिए नहीं करता हूँ, लेकिन सेवा हमारा संकल्प है और सेवा करना हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमें लोगों ने चुना है, ये मेरा राइट्स भी है। सर, आपके पास जो यहाँ की जनता आती है, यहाँ की जो पब्लिक है, वो कौन से, मतलब कि पब्लिक आपके पास क्या मुद्दे लेके आती है, उनकी क्या परेशानियाँ होती हैं? देखिए, जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड बनवाने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स में जो दलाल टाइप लोग हैं 300-350 रुपये लेते हैं। मेरा परमानेंट
1 साल 2 साल लगातार आधार कार्ड कैंप चलता है, जिसमें वो अपना प्रूफ लेके आते हैं, हमको दिखाते हैं, हम उनकी फ़ोटो अटैच कर देते हैं, उनका फार्म अटैच कर देते हैं। उनकी जो गवर्नमेंट की जो फ़ीस है 30 रुपीज़, वो नॉर्मल चार्जेस ऊपर उनका आधार कार्ड बन जाता है। तो जहाँ मान लो किसी की फैमिली में 5 आधार कार्ड बनने हैं, तो अगर वो प्राइवेट लोगों के पास जाते हैं तो 5 आधार कार्ड का मतलब 1500, 1500 रुपये। और हमारे यहाँ अगर आते हैं तो 30 रुपये जो सरकारी फ़ीस है, जिसकी रसीद मिलती है, तो 150 रुपये में उनको उनका आधार कार्ड बन जाता है। तो कहाँ 150 रुपये और कहाँ 1500 रुपये। उसके बाद हमारे पास लोग आते हैं कि भाई सर हमारा वोटर आई कार्ड बनवा दीजिए। तो जो हमारा कंसर्न, जो हमारा ऑफिस है, हम उनको फार्म प्रोवाइड करा देते हैं और वो वहाँ जाकर अपना राशन कार्ड बनवा लेते हैं और पता वोटर आई कार्ड बनवाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ राशन कार्ड के लिए हमारे यहाँ वैसे तो ऑनलाइन सिस्टम दिल्ली गवर्नमेंट का है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो लोग नहीं भी बेचारे, कई बार वो लोग टरका देते हैं, कहते हैं नेट ख़राब है। तो मेरे यहाँ अगर कोई बहुत ज़रूरतमंद आदमी अगर आ जाता है तो हम उसका अपने यहाँ से फार्म भर के ऑनलाइन हम शुरू करा देते हैं। पेंशन है, पेंशन एक बहुत बड़ी समस्या है। 24 सितंबर 2018 को दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल द्वारा आखिरी पेंशन दी गई थी। उसके बाद आज तक कोई पेंशन नहीं दी गई। हमने दिल्ली विधानसभा में भी ये क्वेश्चन 2 बार 280 नियम के अंतर्गत उठाया, नियम 54 के अंतर्गत उठाया, और दिल्ली के मिनिस्टर्स ने वादा किया था कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे वी आर 3 मंथ। लेकिन आज करीब करीब 8 महीने से ऊपर हो गए और 18 से लेके आज 23 शुरू हो गया है, 5 साल हो गए, सीनियर सिटीजन्स की पेंशन को नहीं स्टार्ट किया गया। और वरिष्ठ जो नागरिक होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे पास जो लोग आते हैं कई बार जिनकी पेंशन कभी लेट आती है, तो वो कहते हैं सर हमारे यहाँ बच्चों की, हमको अपने लिए दवाई लानी है, या हमारी बेटी हमसे मिलने के लिए आती है, हमें उसकी हेल्प करनी है, 2200 रुपये मिलते हैं। तो वो अरविंद केजरीवाल ने नहीं शुरू की। उसके बाद विडो पेंशन है, विडो पेंशन हम मेरे यहाँ से बन जाती है। जो डिसेबल्ड पेंशन है वो मेरे ऑफिस से बन जाती है। तो ये सुविधा हम अपने आप जो है प्रोवाइड करा देते हैं। बाहर कहीं जाएंगे बेचारे वो, तो उसमें उनके पैसे लगते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ऑफिस से हो जाती हैं। राशन कार्ड का हम लोग शुरू करा देते हैं, और बहुत से लोग हमारे पास आते हैं सीनियर सिटीजन लोग, तो जो भी हम उनकी मदद कर सकते हैं एज ए गार्जियन, वो हम करने की कोशिश करते हैं। सर जो विडो पेंशन है और जो फिजिकली डिसेबल हैं लोग, उनके लिए जो पेंशन चलाई गई है उनको वो प्रोवाइड हो रही है, लेकिन सीनियर सिटीज़न का अभी तक मुद्दा बना हुआ है पेंशन को लेके कि उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जैसा कि आपने भी हमें बताया सर। तो सर जो सीनियर सिटीज़न हैं उन वो भी आज की डेट में बहुत प्रॉब्लम फेस करती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पैसे से ही हर पर्सन की नीड्स फुलफ़िल होती हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि जो इसके ऊपर कार्य चल रहा है कि सीनियर सिटीजन्स की जो पेंशन रुकी हुई है, पीछे एमसीडी का जो सीनियर सिटीजन्स की पेंशन थी उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी सर, तो ये जो मुद्दा है ये कब तक रिजॉल्व हो जाएगा सर? देखिए, हम लोग तो सरकार से मांगी तो कर सकते हैं, देना तो फिलहाल केजरीवाल और उसकी पार्टी ने। हम लोग विधानसभा में लीडर अपोजिशन रामवीर सिंह भदौड़ी जी, उन्होंने भी क्वेश्चन उठाया, हमारे अदर्स एमएलए ने भी उठाया, बल्कि उनकी पार्टी के एमएलएज ने भी उठाया। मतलब इस मुद्दे पर चाहे वो आम आदमी पार्टी के एमएलए हों, चाहे बीजेपी के एमएलए हो, सबने विधानसभा में ये प्रश्न रखा है। लेकिन सरकार को पेंशन खोलनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, मैंने बताया आपको कि उनकी, देखिए आदमी का पेट तो नहीं पल सकता, परिवार नहीं पल सकता, लेकिन उनको दूध तो मिल सकता है, उनको दवाई का कुछ हक तो मिल सकता है। लेकिन अब पता नहीं उन्होंने क्यों बंद कर रखी है, लेकिन चालू करनी चाहिए। और इसके लिए हम अभी भी 16 तारीख से हमारा सेशन 3 दिन का स्टार्ट है, और हम 280 नियम के अंतर्गत पेंशन का मुद्दा हम दोबारा विधानसभा में फिर उठाएंगे। तो सर इसके साथ साथ मैं आपसे एक अहम मुद्दे पे और बात करना चाहूँगी, बच्चों की एजुकेशन के लिए सर, कि आपने अपने क्षेत्र में जो प्राइमरी एजुकेशन है सर, वो K-12 एजुकेशन है सर, उसके क्षेत्र में आपने क्या विकास किए सर यहाँ पे? देखिए, मेरे यहाँ तो जितने 12 स्कूल गवर्नमेंट के हैं और 6 स्कूल हमारे यहाँ एडेड हैं, जो गवर्नमेंट से 90% एड लेते हैं। मैं अपने स्कूलों में आपको ले चल सकता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता ये अहंकार वाली बात होगी या अपनी प्रशंसा वाली बात होगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आप मेरी विधानसभा के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हैं
और वहाँ के प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं, वहाँ के एसएमसी के मेंबर से पूछ सकते हैं और वहाँ के टीचर से पूछ सकते हैं। मैं हफ्ते में एक दिन किसी न किसी स्कूल में ज़रूर जाता हूँ और एसएमसी के मेंबर से भी पूछता हूँ, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने एसएमसी के मेंबर्स को 5 लाख रुपए तक खर्च करने की इजाज़त दी है। तो उसमें कोई टीचर भी आप रख सकते हैं और उसके बाद कोई छोटा मोटा काम कराना हो, उनके पंखे ख़राब हो गए हों, पानी की मोटर ख़राब हो गई हो, वो सब करा सकते हैं। और मैं एक एक चीज़ जाके उनकी रजिस्टर भी चेक करता हूँ। हमने जाकर जितने भी हमारे स्कूल हैं सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं उनको मैं चेक करता हूँ और जाके विजिट करता हूँ, क्लास में भी जाके बैठता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा रहा हूँ और लिखने का आर्टिकल वगैरह लिखने का मुझे शौक़ रहा है, लिखने पढ़ने का, तो मैं खुद भी जाके उसमें करता हूँ। और पेटीएम की जो मीटिंग होती है पेरेंट्स एसोसिएशन की, मैं उसमें भी जाता हूँ, आप इमेजिन करेंगे आप। तो उससे क्या होता है कि उसमें प्रिंसिपल को भी एक डर बना रहता है कि एरिया रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच में आ रहा है। और हम ये भी कहते हैं कि मान लो एक बार मेरी वाइफ है वो CEA में, CGMA इन संस्कृत एंड CGMA इन हिंदी, तो मैं एक स्कूल में गया, बोले जी संस्कृत टीचर हमारे यहाँ नहीं है। आज पूरी दिल्ली के अंदर TGT टीचर्स नहीं है, 6-8 टीचर दिल्ली TGT की ज़रूरत है, PGT की 1500 से अधिक टीचर्स की ज़रूरत है, प्राइमरी टीचर्स की 2000 से ऊपर ज़रूरत है। स्कूलों में टीचर्स नहीं है। तो आई वेंट टू एनी स्कूल, तो प्रिंसिपल कहने लगा जी हमारे पास संस्कृत की टीचर नहीं है। तो मैंने अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट की कि भाई तुम घर पे खाली रहती हो, हाउस वाइफ है, तुम बच्चों को संस्कृत या हिंदी पढ़ा दिया करो। तो मेरी वाइफ भी कभी कभी जाके पढ़ाती है वहाँ। तो मैंने ऐसे कई लोगों से बात की है कि जो लोग हैं हाउस वाइफ हैं और बट उनकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है। और एक टीचर हमारे यहाँ दोस्त है, उनकी वाइफ है CMSC, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, मैं कहा भाभी आप बैठी रहती हैं, आप स्कूल जाइए पढ़ाइए। तो वो भी कभी कभी महीने में 15 दिन में एक बार जब भी स्कूल उनको ऑफ़र करता है वो फ्री ऑफ कास्ट वो करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल का रिजल्ट जो है मेरी विधानसभा का 100% रहा। बल्कि एक मेरा स्कूल है बुलंद मस्जिद, जब मैं 15 में विधायक बनकर आया तो वहाँ का रिजल्ट ओनली 23% था, ओनली 23%। और वहाँ बच्चे स्कूल में नहीं आते थे, और जो बच्चे आते थे वो गवर्नमेंट की जो एड मिलती है वो लेने के लिए आते थे। तो मैंने SMC के मेंबर्स को वो किया, मैं उनके कुछ पेरेंट्स को किया, मैं खुद गया। मैंने कहा भाई सरकार ने आपको बेनिफिट दे रखा है, आप बच्चों को भेजिए ना। आज मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ कि उस बुलंद मस्जिद में जहाँ 90% बच्चे मिनॉरिटीज़ के हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, आज वहाँ रिजल्ट 100% है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जाता हूँ और उनसे बात भी करता हूँ, टीचर्स से भी बात करता हूँ, और उनके जो भी कल्चरल प्रोग्राम हैं उनमें भी जाता रहता हूँ मैं। तो आफ्टर ऑल अगर मेरे स्कूल का रिजल्ट अगर अच्छा आएगा तो कहीं ना कहीं ये भी होगा तो कि भाई विधायक वहाँ का है, तो और मेरी इच्छा भी रहती है कि मेरे स्कूल का रिजल्ट अच्छा है और जो भी सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जा सकें, मैं उसके लिए लड़ता हूँ। सर जैसे ना किसी भी स्कूल को सक्सेसफुल बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर, कि एजुकेशन का लेवल क्या है, वहाँ पे नंबर्स ऑफ टीचर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। उसके साथ साथ ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि बच्चों के लिए वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर, कि बच्चे वहाँ पे कंफर्टेबल हो के एजुकेशन लेने के लिए क्या कंफर्टेबल हैं, क्या बच्चों के पीने के लिए पानी अवेलेबल है, क्या वहाँ पे टॉयलेट्स अवेलेबल हैं। तो आपने पर्सनली कभी ये चीज़ें भी बिल्कुल ये है। मैं तो आपको आमंत्रित करता हूँ, आप हमारे साथ चलिए, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। मैंने जैसे बुलंद मस्जिद का स्कूल है, चौधरी मलूक सिंह स्कूल है, जस्ट बिहाइंड हमारे स्कूल है। तो मैं आप जैसे गर्ल्स का स्कूल है, तो जो हमारे साथ गर्ल्स का जो काम देखती हैं हमारे यहाँ, मैं उनको कहता हूँ कि आप जाइए और गर्ल्स हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनके टॉयलेट्स चेक करिए, आप पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसे हमारे बॉयज़ के जो हैं तो उनके मैं खुद जाके एक दो बार मैंने खुद जाके वहाँ पे चेक किया है। और मिड डे मील है, मैंने खुद लाइन में लगकर अचानक पहुंचकर मैंने मिड डे मील खुद खाया है मैंने वहाँ जाके। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब अगर मैं यही रह जाऊं कि मैं विधायक हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, वोट मिलेंगे, जीत जाएंगे,
या जो भी रिजल्ट रहेगा, लेकिन इससे ऐसा करने से अपने मन को भी शांति मिलती है। और अफराल अगर मेरे स्कूल में 1200 बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो 1200 अगर मैं स्कूल में वहाँ जाता हूँ और वहाँ जाके मैं चेक करता हूँ या बच्चों से खड़े होकर पूछता हूँ कि तुम्हारे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तुम्हारे पास खेलने का सामान है या नहीं है, तुम अभी रस्सा कूद का कार्यक्रम हुआ, मैंने खुद पकड़ के घसीटा रस्सा, मैंने बच्चों के साथ जाके। तो बच्चों का मोटिवेशन भी करना ज़रूरी होता है। मैंने कई स्कूलों में 125 फुट लंबे झंडे वो लगवाए हुए मैंने, आप चल के देख सकते हैं आप उससे। तो उनमें बच्चे सेल्फी भी लेते हैं, सब कुछ खींचते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर 1200 बच्चों स्कूल में आते हैं और मैं वहाँ जाता हूँ, तो आखिर 1200 बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो हमारे वोटर तो हैं, उनमें हमारा मैसेज तो जाता है कि विधायक मेरा आ रहा है। और मैं नहीं जाऊंगा, मैं केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराने चला गया, तो मैं समझता हूँ वो उन बच्चों के साथ बेईमानी होगी और मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से बेईमानी। सर आपने बहुत सारे कार्य बताए आपके कि आपने एजुकेशन के क्षेत्र में, पेंशन के लिए, बच्चों के हेल्थ के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। तो सर इन कार्यों को करने के लिए आपको जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको एनुअली कितने फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं सर? देखिए, अभी ड्यूरिंग द कोरोना एक साल हमको कोई भी पैसा नहीं मिला। पहले विधायक को 10 करोड़ रुपए मिलते थे, एक साल कुछ मिला नहीं, केवल 4 करोड़ रुपए मिला। 4 करोड़ में मेरी पूरी विधानसभा है। जब 10 करोड़ रुपए मिलता था, यमुना पार विकास बोर्ड एक संस्था हमारी थी। अब केजरीवाल जी ने इस बार यमुना पार विकास बोर्ड को 1 रुपया भी नहीं दिया, पिछली बार दिया। मेरी गांधीनगर विधानसभा में जितनी सर्कुलर रोड है वो सारी मैंने बनवाई है। कोई ऐसा पार्क नहीं है जहाँ बच्चों के लिए झूला न लगवाया हो, कोई ऐसा पार्क नहीं है जहाँ बच्चों के लिए जिम न लगवाया हो। हमने 3 बैडमिंटन कोर्ट मैंने अपने क्षेत्र में लगवाए, महावीर स्वामी पार्क में, कांतिनगर पार्क में और राजगढ़ मिनी स्टेडियम के अंदर। आप चल के देख सकते हैं। लेकिन इस बार फंड की कमी है और इस बार उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल जी मेहरबान हो जाएं तो विधायकों को 10 करोड़ रुपए का फंड दें। और मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत केजरीवाल जी हम सारे विधायकों के साथ जो हैं वो दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। अपने विधायकों को तो मुख्यमंत्री योजना में उन्होंने पैसा दिया है, लेकिन हम 8 विधायकों को पैसा नहीं दिया, उनकी फाइल रोक के बैठी हुई है। अपने विधायकों को कई सौ करोड़ रुपए दिया है और हम बीजेपी के 8 विधायक, हमको 1 रुपया नहीं दिया केजरीवाल जी ने। तो ये राजनीति में दिल बड़ा रखना चाहिए, छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। जैसे 3000 स्ट्रीट लाइट लगाने की बात दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने की, बाद में ये तय हुआ 1500 पहले लगाई जाएंगी, 1500 बाद में लगाई जाएंगी। मेरी विधानसभा में 1383 स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। अभी परसों दिशा कमेटी की मीटिंग में मनोज तिवारी जी उसको हेड कर रहे थे, BSS के अधिकारी वहाँ थे। हमने कहा भाई और क्या 1500 लगा रहे हो, हम बीजेपी के विधायक हैं, हमारे यहाँ 1383 क्यों? तो इन चीज़ों में गलत है। CCTV कैमरे दूसरे चरण का काम वहाँ शुरू हो गया और जो बीजेपी के विधायक हैं, मेरे को छोड़ के किसी विधायक के यहाँ CCTV कैमरा नहीं लगाया गया। वाईफाई लोगों के यहाँ 130 लगाए गए, मेरे यहाँ 100 लगाए गए। तो ये जो चीज़ें हैं वो मेरा मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। जो सुविधा सारे विधायकों को मिलनी चाहिए, जो 62 विधायकों को मिलनी चाहिए, वो हमको भी मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। सर आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपने अपने क्षेत्र में अभी कितनी जॉब्स क्रिएट की हैं सर? जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए क्या प्लान किया है सर? अभी मात्र 10 दिन पहले मैंने रोजगार मेला अपने आयोजित किया है। तो एक NGO है वो रोजगार मेला आयोजित करती है। तो एक मेला मैंने कांतिनगर में लगाया और एक मेरा जो सरकारी ऑफिस मुझे अलॉट है, एक मैंने वहाँ लगाया। उसके अंदर 1375 लोगों का पंजीकरण हुआ उसके अंदर। और जिन लोगों के हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स थे, मैं वहाँ खुद वहाँ मौजूद रहा, 2-2 घंटे मैंने खुद दिए वहाँ। और मुझे उम्मीद है उसमें से
100 या 150 लोगों को रोज़गार मिलेगा। और अगर मतलब 100 लोगों को भी, 75 लोगों को या 50 लोगों को भी रोज़गार मिल गया तो मैं समझता हूँ मेरे लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि लोगों के पास डिग्रियाँ हैं। आजकल देख रहे हैं MA पास लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, तो लोगों में रोज़गार की कमी है। और इस समय कोरोना के पीरियड में बहुत से लोग बेरोज़गार भी हो गए हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि गांधीनगर एशिया की रेडीमेड की सबसे बड़ी मार्केट है, और यहाँ पर हम कोशिश ये करते हैं, जैसे हमारी महिलाएं हैं, बहुत सी गरीब महिलाएं हमारे आती हैं, तो हमारे बहुत से मित्र हैं जिनकी फैक्ट्री हैं, जिनकी लेडीज सूट की फैक्ट्री है, जीन्स की फैक्ट्री है और शर्ट की फैक्ट्री है, तो वहाँ धागा काटने का काम मिलता है। तो हम लोग जैसे एक शर्ट है जिसके अंदर शर्ट में 20 अगर 12 बटन है तो पर बटन 5 पैसे मिलते हैं। तो एक शर्ट में अगर 12 बटन है तो 60 पैसे हो गए, और उस लेडी ने अगर दिन भर में 200 अगर काट लिए तो 120 रुपया उसको मिल गया। तो महीने में कम से कम कुछ ना कुछ उसका चलता है। तो वो सुविधा हम अपने व्यक्तिगत लेवल पर वो हम कराते हैं। और अगर कोई लोग हमारे पास आता है, जैसे प्राइवेट कंपनी के लोग होते हैं, तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर बच्चा ये है और नीडी पर्सन है ये, तो इसको लगा लीजिए। तो हम रिक्वेस्ट ही तो कर सकते हैं, बाकी मानना न मानना वो अलग बात है। और गवर्नमेंट में तो आजकल जॉब लगता है कि है ही नहीं, ना के बराबर है। सर, कोरोना काल में जो भी हम आपसे बात कर रहे थे, आपने बताया कि कोरोना में बहुत लोगों की डेथ हुई है सर। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनकी फैमिली में आज की डेट में कोई रोज़गार करने के लिए नहीं है, किसी की फैमिली बहुत हर तरह की परेशानियां फेस कर रही है। तो कोरोना काल में जिन फैमिलीज़ में लोगों की डेथ हुई तो उनको एक कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए बताया गया था सर। तो क्या उनकी फैमिलीज़ को वो कंपनसेशन अब प्रोवाइड हुआ है सर? नहीं, बिल्कुल हुआ है, मैंने कराया है। मेरे काफ़ी लोगों की कोरोना में डेथ हुई है, तो उनकी महीने की पेंशन है वो हमने बनवाई है, और उनको जो पैसा मिला है वो हमने SDM से बात करके दिलाया है उनको। अब थोड़ा एक दिक्कत जो है वो मैं कहता हूँ पूरी दिल्ली में आ रही है, कि जैसे कोई पेशेंट, किसी को कोरोना हुआ और वो एडमिट हो गया, उसने बताया नहीं कि मेरे को कोरोना है, और हॉस्पिटल गया और उसकी डेथ हो गई, या कोरोना था उसको डेथ हो गई, बट उसके पास कोरोना का वो नहीं था, सर्टिफिकेट नहीं था। ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली के अंदर है। लेकिन बहुत से लोगों ने छुपाया भी है, नहीं लिया सर्टिफिकेट, डेथ हो गई, बताया नहीं किसी को, जबकि डेथ कोरोना में हुई है। लेकिन जिन लोगों की डेथ कोरोना में हुई है और जिनको हॉस्पिटल ने लिखा है, उनकी हम जो भी सुविधा सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई गई है वो हमने कराई है। हमने वैक्सीन के परमानेंट वैक्सीन हमने यहाँ लगवाई है, बूस्टर वैक्सीन हमने लगवाई है सारे यहाँ, जो हमारा एक दिन भी सेंटर कभी खाली नहीं रहा। और लगभग मेरे गांधीनगर में अभी उस दिन मैंने डाटा मांगा था, तो अभी हमारे यहाँ 23% बूस्टर जो डोज है वो केवल 23% लोगों ने लगवाई है, बाकी लोगों ने अभी नहीं लगवाई। लेकिन सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज लगभग अबाउट 86% लोगों ने लगवाई है मेरी विधानसभा। सर, न्यू लीकर पॉलिसी के बारे में आपकी क्या राय है? आपका बिल्कुल अच्छा सवाल है, और मैं समझता हूँ कि इस पर केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं फंस गई है। मेरी विधानसभा में आज़ाद नगर में एक शराब का ठेका खोला गया है। जो नई पुरानी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के अंतर्गत 100 मीटर के दायरे में एनी स्कूल, एनी मॉस्क, एनी टेम्पल, एनी गुरुद्वारा, एनी बाल्मीक मंदिर, एनी जैन मंदिर, एनी स्कूल अगर उस परिधि के अंदर आता है तो शराब का ठेका नहीं खुल सकता। दिल्ली गवर्नमेंट ने और सितंबर के महीने में अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पूरी टीम और मैं स्वयं जब उनकी पार्टी में था, हमने पूरी दिल्ली में जाके 9 शराब के ठेके बंद कराए थे। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि सितंबर 2018 और 22 में क्या अंतर आ गया कि रेड्डी ब्रदर्स जो हैदराबाद का शराब का व्यापारी है, उसको आपने उस समय दिल्ली में ये कह के उसकी फाइल रिजेक्ट कर दी कि वो ब्लैक लिस्टेड है। आज आपने दिल्ली में उसी को शराब के ठेके का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया।
आपका चावला जी के साथ क्या रिश्ता है, ये प्रश्न पूछने का है। जब पूरा बवाल हुआ, विधानसभा में हम लोगों ने हंगामा किया, तो आपने नई पॉलिसी बदल दी और पुरानी पॉलिसी को आपने टेक ओवर कर लिया। उसमें अधिकारी भी कई सस्पेंड हुए हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो पुरानी पॉलिसी थी, आज उस 100 गज की दायरे को नई पॉलिसी के अंदर हटा के 400 मीटर कर दिया गया। एनी स्कूल ने प्राइमरी स्कूल को हटाकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया गया, मिडिल और प्राइमरी स्कूल हटा दिया गया, और सरकार जांच चल रही है। एक मंत्री जेल में है, उसे अभी जेल जाने की तैयारी है, अफसर सस्पेंड हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं दाल काली है, ये मैं कह सकता हूँ। सर, जैसे आपने भी बताया कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस लेवल पे लीकर शॉप्स ओपन हो गई सर, तो इसका क्या रीज़न है? हम ये जानना चाहेंगे कि इतने कम डिस्टेंस पे जो लीकर शॉप्स ओपन हो रही हैं सर, जो हुई हैं पीछे, तो उसका क्या रीज़न है उसके पीछे कि ओपन करने का सर? देखो जी, वो तो कह रहे हैं कि हम सुविधा लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। मेरा मेरा वही तो कहना है कि सितंबर 2018 में आप शराब के ठेके बंद करा रहे हैं और 2022 में आप हर वार्ड में 4 शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। मान लो गांधीनगर वार्ड है, तो गांधीनगर वार्ड में आपको 12 शराब के ठेके खोलने हैं, और 12 शराब के ठेके में एक एक वार्ड में महिलाओं के लिए आपने अलग से शराब का ठेका खोलना है, पिक लाइन का। क्या मजाक है ये? और 3 बजे तक शराब के ठेके खुलेंगे। आज हमारे यहाँ बहुत से लोग, जैसे शराब के ठेके जब खुले गए तो कई बेचारी महिलाएं रोती थी, हमको पकड़ लेती थी। अच्छा, उन बेचारे को क्या पता कि शराब के ठेके किसने खुलवाए, वो तो विधायक को पकड़ेंगी। तो मैंने उन माताओं की आंखों में आंसू देखे हैं। वो कहती हैं कि मेरा बेटा आज शराब पी के आ रहा होगा। मैंने उन बहनों की आंख में भी आंसू देखा है। और वो कहती हैं कि मेरे भाई को, माँ कहती है मेरे बेटे को अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार ने शराबी बना दिया, और नियर बाई शराब के ठेके खुल गए, एक के साथ एक फ्री कर दी। अरे भाई, ऐसा कौन सा प्रॉफिट है? जो शराब की बोतल पहले 200 रुपये में बिकती थी, आज 200 में 2 शराब की बोतल। लोग ऐसी ऐसी लंबी लंबी लाइनें लगाते थे कि पता नहीं कोई अमृत बट रहा हो, कोई कलयुग में कोई, ये स्थिति रही है। तो ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है, और सीबीआई की जांच चल रही है इसमें, और जल्दी ही आपके सामने बहुत कुछ और आपके सामने आएगा। सर, आपकी राय लेना चाहेंगे इस मुद्दे के ऊपर कि जो लीकर पॉलिसी है, जो दिल्ली में इतनी कम जगह पे, कम डिस्टेंस लेवल पे शॉप्स ओपन हो रही है, तो इससे क्या वीमेन सेफ्टी जो है वो इफ़ेक्ट होती है सर? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मेरे को कई बहनें मिलती हैं, करीब मेरे भाई को शराबी बना दिया केजरीवाल। माताएं कहती, पहले शराब का ठेका 1 या 2 होते थे। मान लो हमारे यहाँ आज़ाद नगर से किसी को शराब लेने जानी है तो वो गांधीनगर मेन रोड जाता था, 1 किलोमीटर जाता था। अब जहाँ वो रहता है 50 मीटर की दूरी पे शराब उसको मिल गई, शराब उसको मिल गया, और एक के साथ एक फ्री मिल गई, तो उसकी तो लॉटरी खुल गई उसकी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, सोर्स आप इनकम के बहुत से साधन हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को, हमारे स्कूली बच्चों को, हमारे उन माताओं के बेटों को, उन भाइयों, उन बहनों के भाइयों को शराबी मत बनाइए। सर, क्या आप ये मानते हैं कि इस तरह से हम ये एक इनकम का सोर्स नहीं जनरेट कर रहे हैं? इस तरह से जो हमारी यूथ है सर, जो न्यू जनरेशन है सर, और जो वुमेन सेफ्टी है, हम उन सबको ही स्पॉइल कर रहे हैं सर, तो इसके बारे में कुछ बोलेंगे सर आप? नहीं, बिल्कुल गलत है ये, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ हम मद्य निषेध की बात करते हैं, और ये हमारा देश का भी दुर्भाग्य है कि हर शराब की बोतल पर ये लिखा होता है कि मद्य करना निषेध है, इससे आपकी जान जा सकती है, और एक तरफ आप शराब बिकवाते भी हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, आई एम नॉट टॉकिंग गवर्नमेंट ऑफ अरविंद केजरीवाल, एनी गवर्नमेंट, एनी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी है, मैं तो इसका पक्षधर हूँ कि शराब पर बंदी होनी चाहिए, शराब नहीं बिकनी चाहिए। और अगर एक इनकम आप जनरेट कर रहे हैं और उसमें आप मार रहे हैं लोगों को, तो ये इंसाफ नहीं है, ये कहीं ना कहीं बेइंसाफ़ी है लोग। सर, जो अब 2024 और 2025 के इलेक्शंस हैं सर,
उसके बारे में आपने क्या क्या प्लान्स किए हुए हैं सर? देखिए 2024 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार आंकड़ा 350 के पार। तो अब की बार हमारी 350 से अधिक सीटें आएंगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी भारतवासियों को हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश का गौरव मोदी जी ने पूरे विश्व में बढ़ाया है। आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में यूक्रेन भी हमारी तरफ आस भरी आँखों से हमको मोदी जी को देख रहा है और रूस भी देख रहा है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात ये है कि एक बार मेरे फादर मुझे कह रहे थे, वो भी लेखक थे, कि एक बार देश की प्रधानमंत्री मिसेस गांधी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने गई थी और अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिसेस गांधी से मिलने से मना कर दिया। लेकिन ये पहला मौका है भारतवर्ष के इतिहास में कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अमेरिका ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र के साथ यहाँ गए और वहाँ का राष्ट्रपति दशक दीर्घा में बैठा हुआ था और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ की जनता को संबोधित कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ 2024 में मोदी जी की सरकार 350 से आंकड़े को पार करेगी और 2025 में अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर आपका कॉन्फिडेंस देख के तो हमें खुद को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने अपने क्षेत्र में कार्य किए हैं, आप उसके लिए अग्रसर हैं सर। सर आप आम आदमी पार्टी के लिए या कांग्रेस के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए मेरा तो ये कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है तो उनको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए, विज्ञापन की राजनीति नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली के लोगों के पैसे से विज्ञापन पंजाब के चुनाव में किया जाता है, दिल्ली के लोगों के पैसे के विज्ञापन से प्रचार गुजरात में किया जाता है, हिमाचल में किया जाता है। दिल्ली के लोगों को टैक्स का पैसा है, उसका सदुपयोग कीजिए और गरीब जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए दिल्ली की जनता को वो मिलनी चाहिए। और कांग्रेस से मेरा कहना है, कांग्रेस तो वैसे समाप्ति की ओर है क्योंकि पप्पू ऐसे नेता हैं कांग्रेस में और अब वो कांग्रेस पार्टी वो नहीं रही है कि जिसके प्रधानमंत्री कभी जवाहरलाल नेहरू जी और आदरणीय शास्त्री जी हुआ करते थे या मुरारजी जी या देश के इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी ऐसे अच्छे ईमानदार लोग देश के कांग्रेस का नेतृत्व करते थे। आज कांग्रेस के बाद नेतृत्व की बड़ी कमी है और जब तक कांग्रेस के बाद नेतृत्व की कमी रहेगी कांग्रेस सरवाइव नहीं कर सकती है। लेकिन कांग्रेस के लोगों को मेरी ये सलाह है कि सही चीज़ को सही और गलत को गलत करो। वो प्रधानमंत्री जी की सही नीतियों का भी विरोध करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति में जो चीज़ सही हो उसको सही कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। सर आपकी जो पब्लिक है उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए मैं शायद IMA फर्स्ट MLA पूरे भारतवर्ष का मैं एकमात्र विधायक हूँ जिसने चलता फिरता कार्यालय शुरू किया हुआ है और 2 साल पहले मैंने चलता फिरता कार्यालय शुरू किया। 2018 में मैं शास्त्री पार्क की एक जगह दौरे पे था तो एक लेडी मुझे मिली कि सर मैं आपके ऑफिस गई थी और आप मुझे नहीं मिले और मेरा आने जाने का 90 रुपया खर्च हो गया मेरा। और उसकी आंख में आंसू थे, उस बहन की आंख में। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो 2020 में जब मैं जीत कर आया तो मैंने एक गाड़ी बनाई और उस गाड़ी में लैपटॉप रहता है, छोटा हैंड माइक रहता है, हमारे लेटर हेड रहते हैं और हमने पार्टी के महामंत्री माननीय सिद्धार्थन जी से उसका और पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से उसका हरी झंडी दिखवाई हमने उसकी। तो वो गाड़ी में अपने क्षेत्र में लेके जाता हूँ, एनी एरिया में, वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी
और मैं पूछता हूँ भाई कोई काम हो तो बताइए। उसके अंदर एक छोटी टेबल होती है, एक छोटी चेयर होती है, और वहाँ बैठ के मैं मुहर हमारे पास होती है, और हम जो लोगों का एड्रेस करना होता है वो हम लोग करते हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, और चाणक्य ने कहा है कि पूरे देश में प्रजातंत्र तभी संभव है कि जब उस पर शासन करने वाले या चुने हुए प्रतिनिधि को जगाया जा सके। और मैं चुनाव लड़ता हूँ तब भी ये बात कहता हूँ, अभी भी जाता हूँ तब भी कहता हूँ कि जिसको आपने चुना है उसको कुंभकर्ण की नींद मत सोने दीजिए। अगर आपका प्रतिनिधि कुंभकर्ण की नींद सो रहा हो तो आप उसको जगा सकते हैं, आपको जगाने का अधिकार है। आप उसके घर जा सकते हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं कि हमने तुमको वोट दिया है। और ये जब तक जनता ये नहीं करेगी तो ये जनता को नहीं करना चाहिए। अपने प्रतिनिधि को कुंभकर्ण अगर वो सोने की कोशिश करे तो उस कुंभकर्णी ऐसे नेता को जगाने की कोशिश करनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि सारा दोष जीतने वाले का भी होता है। कई बार लोग आते हैं हमारे पास, भाई साहब ये काम है हमारे, पानी की लाइन डलवा दीजिए, हमने डलवा दी, उसके बाद कभी कोई बताने नहीं आएगा कि हमारे लाइन पड़ गई है। फीडबैक तभी होता है कि जब जनता उसको फीडबैक करे। तो जनता को भी जनप्रतिनिधि के साथ संवाद करना चाहिए। और हम तो अपने यहाँ कार्यक्रम करते रहते हैं, आपका विधायक आपके द्वार, तो मेरा तो यही जनता से है कि अपने नेता को कुंभकर्ण की नींद न सोने। हाँ, सर आपकी जो नीति है वो हमें भी बहुत पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके साथ आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया सर। अपना जो कार्यकाल है, जो अपना पूरा एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर किया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू सर।